फ्रॉस्ट का फोरकास्ट भी आया, मैंने अभी तो बहुत तेज है। मामा जी देख रहे हैं इसमें इको भी नहीं हो रहा जबकि अपन 4 लोग अनम्यूटेड है। हाँ जी मैं देख रहा हूँ। ये ज्यादा हाँ ये तो अच्छा है मैम। बेहतर हो जाएगी। हाँ जी जी मैम बताएं। वर्मा जी का अपना इंट्रोडक्शन तो देंगे। जी क्या शुरू करेंगे क्या मैम? सर मैं शुरू करवाती हूँ। कुसुम आप शुरू करवाते हैं। 10 मिनट करो। हाँ मैं वर्मा जी का इंट्रोडक्शन देती हूँ। नहीं। साइंटिस्ट हैं पूसा से और उनकी मास्टरी है सर ग्रेप्स पे। बाकी वर्मा जी और बेहतर बताएंगे। और उनकी वजह से सर हम लोगों के सबके घर में ग्रेप का पेड़ है सर और भयंकर फसल लेते हैं हम सब। मैंने हमारी पहली क्लास ली, हमको पूसा में बुलवाया, सबको ग्रेप्स दिए, ये पेड़ दिए और हम सब लोगों के घर में और गुंजन के घर तो जमीन में है तो भयंकर सा टोकरे भर के ग्रेप्स निकलते हैं। तो और सर की मास्टरी आड़ू में भी है और नींबू में भी है। तो हमने ये तीनों टॉपिक सर को दिए हैं और सर अब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। शुरू करें सर। ओके आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के साथ में हूँ दोबारा से। और सौभाग्य तो मुझे लगता है बहुत पहले ही शुरू हो गया जब आप लोगों के साथ में जुड़ा था। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग जितना अच्छा काम कर रहे हैं अपने घरों में, चाहे गमलों में लगाते हो, चाहे आपके पास में पार्क्स हैं, गार्डन है, जहां भी आपके पास स्पेस मिलता है, यानी कि आप उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ते। तो जिस तरह से आप इन सारी चीजों को लेके चल रहे हैं ये सभी के लिए मोटिवेशन है मैम। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और इवन आप लोगों को देख के मैं बताऊं ताज्जुब की बात है कि मैंने भी अपने घर पे पहले रूफटॉप पे शुरू किया, फिर रूफटॉप मेरा पूरा भर गया तो फिर मैंने नीचे एनक्रोचमेंट कर दी। तो एनक्रोचमेंट करके वहां भी किचन गार्डनिंग मैंने अपना शुरू कर दिया है। रियली ये बहुत ही मोटिवेशनल है फ्रॉम योर साइड, जो भी आप लोग हैं बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आप पूछ रहे थे भटनागर साहब की मेरा इंट्रोडक्शन क्या है। तो मेरा पीएचडी मैं पूसा संस्थान जो हमारा है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है, जहां अभी मैं प्रेजेंटली पोस्टेड हूँ, मैंने यहाँ से अपना पीएचडी किया था 98 में। तो फिर 98 में पीएचडी करने के बाद मेरा पहला पोस्टिंग हुआ था सर नैनीताल, जो कि मुक्तेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है जो कि कोल्ड क्लाइमेटिक एरियाज में जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उस पर कार्य वो करता है, रिसर्च करता है। तो वहां तकरीबन मैं 3 साल रहा मुक्तेश्वर में। फिर मैं वहां से चला गया श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर मैंने वहां 9 साल काम किया, वो भी कोल्ड क्लाइमेटिक एरियाज में जो भी फ्रूट्स ग्रो करते हैं, चाहे आपका एप्पल हो, पियर हो, पीच हो, प्लम हो, एप्रिकॉट, चेरी, वॉलनट, आलमंड, इवन सेफ्रॉन, मैं उन सारी क्रॉप्स पर वहां जो होती थी उनमें सारा अपना काम किया। और फिर मैं 2009 में फिर दोबारा से मैं इस पूसा संस्थान में आ गया हूँ। तो तकरीबन मुझे यहाँ भी 10 साल यानी कि 11 साल हो चुका पूसा संस्थान में इसमें। और यहाँ अभी मैं अंगूर पर काम करता हूँ, जिसमें कि इन सभी जो क्रॉप्स थे वहां मैंने मेरा जो ज्यादातर काम जो रहा मेरा नई वैरायटी बनाने का ही रहा। तो तकरीबन मैंने अपने ये जो 22 साल का जो मेरा तजुर्बा है उसमें तकरीबन 24 वैरायटी यानी कि तैयार किए, जो कि जिसमें अखरोट की भी है, आड़ू है, चेरी है, और पीच है, सेब है, अंगूर है। इवन यहाँ मैंने नींबू में भी काम किया था, नींबू और मौसमी। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है, जिससे कि मेरा तो जो स्पेशलाइजेशन है कि फ्रूट साइंस ही है, फलों पर काम करता हूँ। और उसी के साथ मेरा वो है लगाव। तो ऐसी बात नहीं है कि लगाव तो और सारी चीजों से भी है, जैसे कि आपने कहा किचन गार्डन, तो मैंने अपना किचन गार्डन शुरू कर दिया यहाँ पर, तो वो लगाव की वजह से ही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा जो आपने मुझे आज मौका दिया। आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, जो कि बहुत ही सटीक है, यानी कि प्रूनिंग ऑफ पीचेज, आड़ू, अंगूर और नींबू वर्गीय जो फल है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी ये विंटर सीजन चल रहा है। अंगूर में जो विंटर जैसे ही सीजन आता है तो उसमें पत्तियां गिर जाती हैं, तो पौधा है डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ पूरा सीज हो जाती है, बंद हो जाती है।
अब अंगूर में फल लेने के लिए हमें नई शाख लेनी पड़ती है उसमें। तो उसमें क्या करना, उसमें दो तीन चीजों की बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है कि हमें उसमें अंगूर में कम से कम फल लेने के लिए कम से कम उसका 90 से 95% जो हिस्सा है, 90 to 95% जो उसका पोर्शन है उसको कट करके उसको सेपरेट करना और केवल जिसमें फ्रूट आएगा उसको आइडेंटिफाई करके ही हमें उसको रिटेन करना है। अदरवाइज तो हमें क्या होगा, उसका पूरा एक क्या कहते हैं ना, जंगल जैसा पौधा बन जाएगा, उसमें ज्यादा आपको फल भी नहीं मिलेगा, क्वालिटी भी नहीं। तो इसीलिए इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिनको कि हर कोई देखने पर उनको कर सकता है, जिससे जो हमारा लाइट का जो पेनिट्रेशन है, प्रॉपर्ली जब कटिंग करते हैं हम, मेन पर्पज तो हमारा यही होता है कि लाइट हर जो उसकी आंख है बड़ होती है उस तक जाती है और उसमें जो उसकी ग्रोथ है बड़ की, जहां से वो फल निकलने वाला है, तो वो उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से हो जाती है, पत्तियों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से हो जाती है और इनके होने से फलों की जो क्वालिटी है, फलों का जो क्वांटिटी है, दोनों ही बहुत इंप्रूव होते हैं, ये दोनों में ही, आड़ू में भी हो अंगूर में भी। चलो मैंने आपके लिए ना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, मैं कोशिश करूंगा कि मुझे लगता है कि थोड़ा आपको फ्रूटफुल रहेगा, उससे मैं एक एक चीज मैं बताना चाहूंगा। और यदि कोई भी मान लो कोई क्वेश्चन हो किसी का भी, चाहे अंगूर के बारे में हो, चाहे आड़ू के बारे में, नींबू के बारे में, तो वो मेरा प्रेजेंटेशन के बाद एक एक मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं जो भी होगा आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्वेरी। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूं मैम? यस सर। ओके दैट्स वंडरफुल। ओके चलिए, शेयर करता हूं मैम मैं। हाँ सर। ओके मैम, आपका मुझे अप्रूवल चाहिए। ओके हाँ हाँ हो गया ग्रांटेड। सर। जी मैम, यहाँ फिर शेयर का, लेट्स सी, एंटर स्क्रीन। मुझे लगता है इससे नहीं हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट पीपीटी ओपन करता हूँ मैम, ठीक है मैम? ठीक है सर। हाँ जी, शेयरिंग के बाद देन आई विल गो टू, अभी मेरा मेरा प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड ओपन हो रहा है मैम। सर आप ना पीपीटी खोल के रख लो और फिर आप शेयर करो। हाँ मैंने अभी यही किया है मैम। पीपीटी खोला, आप फिर से शेयर करो सर। ओ यस यस यस, हाँ 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 यस, ओके ठीक है करके देखते हैं। जी, ये देखिए, हाँ हाँ okay। पीपीटी पे क्लिक करिए सर। मैंने पीपीटी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यस पीपीटी मैंने क्लिक किया मैम। आ आप गया सर। आ गया मैम? आ गया। ओके ओके मैम, मैं एक दो स्लाइड्स को रन करूंगा, जरा मुझे बताइए आप, ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है सर। दूसरा स्लाइड है, दूसरा थोड़ा स्लो आया पर आएगा सर। ओके जरा देखिए मैम, आया दूसरा वाला, आ प्रूनिंग इन गया ग्रेप्स। सर। ओके दैट्स वंडरफुल। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि ये हमारा जो वेब ऐप है, तो उसमें ये फैसिलिटी यही है कि इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। थर्ड आ गया ठीक है सर। मैम, ओके थर्ड भी आ गया। हाँ सर। ओके मैम, आप इसको हैंडल कर सकते हैं, जरा एक बार मूव करेंगे आप अपने उससे? नहीं सर, मूव आपकी तरफ से ही हो पाएगा। ओके ओके चलिए मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ जी। चलिए मैं अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेन तो दो चीजें हैं कि एक तो फर्स्ट हमारा प्रूनिंग, जो कि ग्रेप और पीचेस, क्योंकि दोनों ये कोल्ड क्लाइमेटिक क्रॉप्स हैं, विंटर सीजन में दोनों में पत्तियां गिर जाती हैं और जो इनके पौधे हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि इसमें प्रूनिंग की जरूरत होगी, प्रूनिंग करने से उसमें फल अच्छे आएंगे, इनकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। दूसरा एक हमें नींबू में किस तरह की सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। तो अब मैं बात करूंगा ये अंगूर के बारे में पहले। ठीक है सर, सेकंड स्लाइड आ गई। सेकंड स्लाइड आ गया, थर्ड स्लाइड आ गया। ओके ओके प्रोडक्शन चलिए साइकिल ऑफ ग्रेप। जी जी, तो मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो अंगूर की जो बेल है ना, डिफरेंट स्टेज से जाती है। जैसे विंटर सीजन है, फर्स्ट वाला ये मेरा पिक्चर है जिसमें कि डोरमेंट होता है,
सारे के सारे केवल ड्राई लगता है। कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं जिन जो कि नए अंगूर के पौधे रखे हुए हैं, विंटर सीजन में सोचते हैं कि ये तो पौधा सूख गया है, बट ये सूखता नहीं है। उसकी लीव्स है वो डोरमेंसी में चली जाती है। उसके बाद में जो पेनिकल इमर्जेंस है वो होता है। उसके बाद में फ्रूटिंग होता है। फ्रूटिंग के बाद में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो ये डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ एक सर्कल मैंने बनाया हुआ है, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीना है वो कि एकदम अप्रोप्रिएट मंथ होता है। दिसंबर में हम तब प्रूनिंग करते हैं यदि दिसंबर में बहुत ज्यादा सर्दी है, सर्दी होने से पत्तियां उसकी गिर जाएंगी, तभी हम प्रूनिंग करें। लेकिन अभी इस सीजन में मैंने देखा है कि अभी तक पत्तियां नहीं गिरी हैं। यदि किसी के अंगूर की बेलों से यदि पत्तियां गिर गिर गई है तो वो उसमें प्रूनिंग कर सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं गिरी है तो आप जनवरी के फर्स्ट वीक में भी प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में जो अंगूर की बेल है उसमें मार्च से अप्रैल मार्च के महीने में उसमें फूल आ जाएगा, मार्च के लास्ट वीक से। और मार्च के लास्ट वीक के बाद 10 से 15 दिन के बाद में उसमें जो बेरी है उसकी अंगूर है जो बनना उसके शुरू हो जाएंगे। और ये तकरीबन कम से कम 2 2.5 से 3 महीने लगता है उसको अंगूर को पकने के लिए। तो ये थोड़ा सा इसका एक साइकिल। तो ये देखिए ये अंगूर का पौधा इस तरह से होता है, ठीक है। जिसके पास भी अंगूर की बेल है, वैसे जो कॉमर्शियल ग्रो करता है अंगूर को, क्योंकि अंगूर की जो बेलें हैं उसका जो मेन जो स्टेम होता है उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, क्योंकि इसकी जो बेलों के ऊपर जो ग्रोथ होती है, ब्रांचेज होती है, स्टेम्स होते हैं, शूट होते हैं, वो बहुत ज्यादा फैले होते हैं। जबकि इसका मुख्य तना है वो बहुत पतला होता है। तो वो उसका वजन ले नहीं सकता, चाहे वो उसका पत्तियों का वजन हो, चाहे उसका जो शाखाएं हैं उसका वजन हो, चाहे उसके शूट्स हो उसका वजन हो, और जो फ्रूट्स आते हैं उनका वजन हो। इसीलिए इसमें बहुत जरूरी होता है कि जो हमारा मेन स्टेम है उसमें हम इसको कुछ सपोर्ट देते हैं। और सपोर्ट चाहे आप उसका एंगल आयरन का हो, चाहे बांस का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, कम से कम 6 फीट तक उसको हमें सपोर्ट दे देना चाहिए। और इस तरह से जरा देखिए बांस लगाए हुए हैं। इसी तरह से घरों में भी आप यदि लगाते हैं तो आप उसको बांस के सपोर्ट से या किसी भी आप जीआई एंगल आयरन के सपोर्ट से उसको आप कम से कम 5 से 6 फीट जो भी मिट्टी में लगाता है। लेकिन जो गमले में लगाता है उसके लिए जरूरी तो कम से कम 30 इंच से लेकर के 45 इंच तक की ही जरूरत होता है, क्योंकि गमला छोटा होता है तो उससे ज्यादा हम बड़ा नहीं कर सकते उसको। तो उसको काट करके हमें छोटा ही रखना पड़ता है अंगूर को। तो ये देखिए विंटर में हमारी पत्तियां सारी गिर जाती हैं। गिरने के बाद इसी तरह से ये सारी शाखें होती हैं। अब ये बहुत सारी शाखाएं हैं, तो इनमें हमें सारी शाखाओं को नहीं रखते हैं। ये देखिए ये एक दूसरा हमारा अंगूर का पौधा है, इसमें थोड़ी सी कम शाखाएं हैं, यानी कि हमारा पौधा तो इसी तरह से बनना चाहिए। जैसे वहां कम से कम 15 से 20 शाखाएं थी, यहाँ केवल 3 से 4 शाखाएं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लो जिस पौधे से हमें अगले साल के लिए फल लेना है, इसमें हमें एक चीज को समझना होगा कि फल लगते कौन सी शाखा पर है। अंगूर की जो भी शूट होता है वो इस तरह से 1 साल पुराना, जो कि येलोइश ब्राउन कलर का होता है, केवल 1 साल पुराना, उसी पर फल लगता है। तो आपको इस चीज को बिल्कुल समझ लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। मान लो फल 1 साल पुराने शूट पर लगेगा तो हमें केवल 1 साल पुराना शूट ही रखना है। 1 साल पुराना जो स्टेम आपका जो फ्रेश ग्रोथ वाला है केवल वही रखना है, क्योंकि उसमें फल लगेगा। बाकी के जो भी मान लो आपको जैसे ये है 2 साल पुराना जो भी है उससे बड़ा बड़ा ड्राई है, उन सबको निकाल देना है। और इसके साथ में क्या करते हैं, फल लेने वाला है उसमें कम से कम 6 आंखें होनी चाहिए। जैसे 1 2 3 4 जो आपकी इसकी आईज है ना, बर्ड्स, वो उसको काउंट करना चाहिए बेस से काउंट कीजिए उसका आईज 1 2 3 4 5 6। जहां आपका 6 एंड होगा वहां आपको उसको कट करना है। और ये तो जो 6 जिसमें आईज होगी उसमें हमारा फ्रूट लगेगा। लेकिन उसको जो इसमें फ्रूट लगने वाली वो ब्रांच है उसको उसके साथ में हमें एक ऐसी ब्रांच भी रखनी पड़ेगी जो कि नेक्स्ट ईयर फल देगी, क्योंकि इसमें इसको तो हम नेक्स्ट ईयर निकाल देंगे इसमें फ्रूटिंग जब हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर तैयार होने के लिए दूसरे शूट के लिए हम क्या करते हैं, साथ वाली उसी के साथ में एक ब्रांच रखते हैं, शूट रखते हैं। जैसे ये 5 6 जिसमें की आइज है उसमें केवल 2 जिसमें बड़ है, 1 और 2, 1 और 2 बड़ जिसमें होगा, केवल 2 बड़ पर हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब 2 बड़ वाला क्या है, इससे जो बॉटम वाली जो 2 वर्ड्स हैं उससे केवल हमें वेजिटेटिव ग्रोथ में,
यानी केवल शूट मिलेगा, उसमें कोई बंच आपका नहीं आएगा, कोई अंगूर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा ही उसमें भी होता है, जैसे इसमें 6 ब्रांचेज है, इसमें नीचे की जो बॉटम है केवल इसमें आपको शूट निकलेगा, नीचे वाली बर्ड से आपको कभी भी फ्रूट नहीं आएगा। जो फ्रूट आएगा आपको यहाँ से आएगा 4, 5, 6 से आएगा। इसीलिए हमें फ्रूट के लिए ये रखते हैं, और शूट के लिए नेक्स्ट ईयर तैयार करने के लिए हमें दूसरा उसके साथ में लगा, ठीक है। तो इस इन दोनों के बीच में कम से कम 6 इंच का डिफरेंस आप रख सकते हैं। इसी तरह से उसी ब्रांच पर दूसरा हमें, उसी तरह से हमें दूसरी ब्रांच रखने के लिए, जैसे कि हमारे ये शूट है दूसरा, हाँ, दूसरा फ्रूट की हमें ये ब्रांच रखनी है जिसमें सर कि 6 सर अपनी पीपीटी शिफ्ट नहीं हो रही सर, है मैम, पीपीटी आगे पीछे नहीं हो रही सर। हाँ, अभी मैंने किया नहीं है मैम, वही अभी तो थर्ड वाला ये है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है मैम। ठीक है। हाँ हाँ मेरा माउस आपको दिख रहा है मैम? हाँ, माउस दिख रहा है सर, माउस भी चलता हुआ, क्योंकि अपना थोड़ा सा वहाँ पे बैंडविड्थ कम है तो माउस हिलता हुआ दिखता नहीं है सर। ओके ओके ओके, अच्छा चलिए ठीक है। तो मैं अभी बात कर रहा था, जैसे शूट के बारे में बात कर रहे थे जिसमें कि 6 बर्ड होता है, हाँ, तो 2 बर्ड हम यदि एक स्टेम पे रखते हैं तो 6 बर्ड वाली जो स्टेम है उन दोनों के बीच की दूरी कम से कम 15 इंच होनी चाहिए मैम, ठीक है। एक शूट पे जैसे हमें 4-5 चाहिए, हमने शूट रख लिए, तो उन शूट्स में कम से कम 15-15 इंच की दूरी पर उनको रखते हैं। एक 6 इंच, एक 6 बर्ड वाली जो शूट है उसके साथ हम 2 बर्ड वाली शूट रखेंगे, यानी कि 6 तो हमारी 2 बर्ड वाली शूट होंगी और 6 ही हमारी होंगी 6 बर्ड वाली, ठीक है मैम? ठीक है सर। ओके, अब मैं नेक्स्ट वाली पे जरा चला रहा हूँ, जरा देखिए, इससे हाँ, थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट वाली आपको दिखाई दिया है? बिल्कुल दिख रही है। इसमें सिकेटियर है, हाँ ओके। देखिए इससे आपको समझ में आएगा मैम, ये वाले बॉटम वाला जो शूट है जहाँ केवल 2 बर्ड है, 1 और 2, सिकेटर के नीचे वाली जो बर्ड है ना जो कटी हुई है, जी सर, इसमें केवल 2 बर्ड है, 1 और 2, ठीक है मैम। तो ठीक है। ये वाली शूट हम रखते हैं इसके साथ, मेन शूट के साथ। जो मेन शूट है इसमें 6 बर्ड है, इसमें फ्रूट आएगा, ठीक है सर, ठीक है मैम। नीचे वाली बर्ड है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम कट करते हैं, ओके। अब ये हम देखते हैं कि जो शूट हम रखते हैं, यानी कि फ्रूटिंग के लिए जो शूट रखते हैं ना, उसको आप काट के जरा देखेंगे, जो सेंटर जो इसका हिस्सा है ना, ये देखो हॉलो पिथ है, पिथ वाला, ओके, इसका ब्राउन कलर होना चाहिए। ये ग्रीन कलर का होगा तो इमेच्योर होगा, फिर उसमें फ्रूट नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि जिसका ग्रीन है तो उसको काट के सबको फेंक देना चाहिए। तो हमें ऐसे ही शूट को रखना है जिसका कि सेंटर वाला जो पोर्शन है ब्राउन कलर का हो, ठीक है मैम? ठीक है सर। ये जरा देखिए, इसमें ज्यादा आपको क्लोज नजर आएगा। ये जैसे ग्रीन वाले सारे को हमें शूट को बाहर निकाल देना, क्योंकि इमेच्योर है, उससे हमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगा। इसी में उसका फूड मटेरियल है जिससे कि उसका मिल जाएगा, ठीक है मैम। और कोशिश करना चाहिए कि जो शूट है वो स्ट्रेट होना चाहिए। यदि जो वो टिल्टेड है, स्लांट है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसको निकाल देना चाहिए। तो जो भी शूट है हमें स्ट्रेट वाला यूज करना चाहिए, ठीक है मैम? ठीक है सर। दूसरे इसमें एक ट्रीटमेंट देना होता है, क्योंकि हमारे पास में सीजन यहाँ बहुत छोटा है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में। तो उसमें क्या होता है, ये मैम कुछ लोग ना अनम्यूट कर सकते हैं, उनका पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं म्यूट कर देती हूँ सर सबको। हाँ, म्यूट कर दो। हाँ सर, ठीक है अब। ओके मैम, तो यस इट इज हाउस होल्ड। हाँ देखिए मैम, एक इसमें हमारा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि सीजन बहुत छोटा है, जैसे फ्लावरिंग जैसे मार्च को हो गया, तो उसको यानी कि जून के फर्स्ट वीक तक उसको पक जाना चाहिए, अदरवाइज तो जून में फिर बारिश आ जाने से खराब हो जाते हैं अंगूर। तो उसमें 2 तरीके हम कर सकते हैं। एक तो इन सारी जो हमने स्टेम कट करके रखा हुआ है ना मैम, ये इनको हमें ट्रीट करना है, केमिकल आता है हमारा डोरमेक्स बोलते हैं उसको, डोरमेक्स। एक्चुअली दिल्ली में मिलता, हाँ दिल्ली में मिलता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं सजेस्ट करूंगा कि कीजिए, लेकिन जहां भी कमर्शियल कल्टीवेशन होता है वहां इसको डोरमेक्स का स्प्रे करते हैं, ठीक है। और हम उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे बारिश मान लो आ गई, तो आपके तो घरों में जैसे 1-1, 2-2 ही पौधे हैं,
तो उसको आप बारिश के सीजन में थोड़ा सा कवर कर दीजिएगा पॉलिथीन से, जिससे कि जो अंगूर हैं, अंगूर पर बारिश की जो बूंदें नहीं गिरेंगी तो उसमें क्रैकिंग नहीं होगी, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कटिंग करके इनको रख सकते हैं अंगूर। तो ये जो ये जो हमने डोरमेक्स का भी केमिकल का नाम बताया, उसका फायदा ये होता है कि इसमें सब में यूनिफॉर्म हुआ जाता है, स्प्राउटिंग हो जाती ओके सर। है। इसी तरह से एक चीज और भी ध्यान रखना चाहिए कि हर ब्रांच में केवल आप एक ही अंगूर का गुच्छा रखिए। यदि आपको गुड क्वालिटी का लेना है ना, हाँ। एक ही गुच्छा रखिए और सबको तोड़ देना चाहिए। वो मार्च के महीने में आपको करना होगा। ज्यादा गुच्छे, मान लो एक ब्रांच पर 3-3 4-4 गुच्छे में काट दीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि जो बंच का जो आकार है ना, आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपका भी दिल ललचाता है कि भाई जो अच्छे अच्छे बाजार में जो देखते हैं अंगूर मोटे मोटे हैं, तो आपके घर में भी होना चाहिए। तो वो मोटे मोटे लेने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। बिगर साइज अंगूर के लिए कुछ ये टेक्निक्स हैं, वो करनी पड़ेगी। दूसरा, कभी कभी क्या होता है अंगूर में ना बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, जिससे क्या होता है अंगूर के अंदर लाइट जा ही नहीं पाती है। लाइट पेनिट्रेट नहीं होने से ना उसमें बीमारियां भी जाती हैं, और जो फ्रूट तक उसकी लाइट नहीं जाने से क्वालिटी नहीं बन पाती है। इसीलिए लाइट को अंदर जाना जरूरी है अंगूर के जहां भी गुच्छे हैं जब तक। तो ये आपको मार्च अप्रैल मई में करना पड़ेगा। बीच बीच में यदि जहां ज्यादा ज्यादा आपका ये ब्रांचेज हैं, उनको कम कर दीजिए, हाथ से तोड़ दीजिए, जैसे ये तोड़ करके नीचे गिरा के रखें, ठीक है मैम। तो आप इस तरह से ऐसे अंगूर आपको मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप करने से बहुत ही अच्छी तरह से आप अंगूर पैदा कर सकते हैं। या अंगूर में किसी का चलिए मैं क्वेश्चन आंसर लास्ट में ले लूंगा, ये खत्म करने के बाद, ठीक है मैम। ठीक है सर। ओके, अब हाँ, अब हम दूसरी क्रॉप पे चलते हैं। ये मेरा स्लाइड दिख रहा है आपको पीच आड़ू के लिए? बिल्कुल दिख रहा है सर। ओके, वंडरफुल। तो ये आड़ू भी एक यानी कि दिल्ली की कंडीशन में बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है जो कि लो चिलिंग पे होती है, क्योंकि जहाँ कम ठंडा होता है वहां भी हो जाती है। तो हमारे बहुत सारे लोग हर किसी के किचन गार्डन में कुछ पौधे हैं जो कि पीचेज के मिल जाएंगे। तो उसमें लेकिन करना क्या चाहिए, इसमें भी प्रूनिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है। ये देखिए, जैसे ये पौधा है, इसकी बहुत सारी शाखाएं इसमें होती है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे अंगूर में मैंने बताया ना लास्ट ईयर की ग्रोथ, सेम इसमें भी हो जाए, केवल लास्ट ईयर की ग्रोथ में। और लास्ट ईयर की ग्रोथ है, ये देखिए, ये आपको सेलेक्ट करनी है जो कि अच्छी अच्छी मोटे साइज की होती हैं। और उनको जैसे बॉटम होती है, इसमें भी वही बॉटम की 3 से 4 जो इसकी बर्ड्स होती है वो वेजिटेटिव होती हैं, और जो ऊपर वाली जो बर्ड्स होती हैं मोटी मोटी होती हैं, वो उसकी रिप्रोडक्टिव बर्ड होती है, जिसमें कि आपका फ्रूट लगता है। तो इसमें कटिंग के लिए ये, क्योंकि ये जो शाख होती है ना 1 साल पुरानी लास्ट ईयर वाली, ये तो कम से कम 1 मीटर वाले भी, 1 मीटर लेंथ वाली भी होती है, 1.5 मीटर भी होती है, बहुत लंबी लंबी भी होती है। तो सेलेक्ट आपको करना है इसी तरह की ग्रोथ जो कि केवल लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर के सिवा सबको आपको साफ कर देना है, काट के फेंक देना है, बिल्कुल नहीं रखना उसमें, क्योंकि आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से इसको कट करने के लिए एक चीज का ध्यान रखिए, कम से कम 18 इंच इसकी लेंथ होनी चाहिए, 18 इंच लेंथ एटलीस्ट, यानी कि 1.5 फीट। 12 इंच का एक स्केल होता है, तो यानी कि 1.5 फीट का आपका जो है 1.5 फीट लेंथ का आपका ये शूट रखना है, जिसमें भी आपको फ्रूटिंग लेना है, और वो 1 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। और यहाँ से देखिए 3-3 बड़ होती है इसमें, ये हर जगह यहाँ 1 2 3 बड़ होती है, 1 2 3 बड़, जैसे नीचे नीचे बॉटम में है ना फिगर, है ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको। जी सर। हाँ, तो ये देखिए, ये 2 ऑरेंज कलर की बर्ड है, इसके सेंटर में एक ब्राउन कलर की बर्ड है। तो जो ऑरेंज कलर की जो बर्ड्स होती है ना, ये तीनों बर्डों में से जो साइड की जो ऑरेंज कलर की 2 बर्ड्स है, उसमें केवल फ्लावरिंग निकलती है। तो आपको देखना है कि जो ये शूट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 2-2 बड़ी होती है वहां पर, 2 का मतलब, या सिंगल सिंगल बर्ड होती है, बहुत पतली पतली होती है वो। तो यदि वो बहुत थिन है, तो मान के चलो कि वो वेजिटेटिव बर्ड्स है, केवल उससे केवल आपको शूट निकलेगा, उसमें फ्रूटिंग नहीं है। फ्रूटिंग के लिए हमें वही शूट रखने हैं जिसमें कि 3 बड़ हो, और साइड की जो 2 बड़ हो ना वो थोड़ी राउंड होती हैं, सेंटर की एक ही है पॉइंटेड होती है। ये इस चीज का बस ध्यान रखना चाहिए कटिंग करने से पहले। तो इसमें मैंने बताया आपको, एक तो लास्ट ईयर की ग्रोथ लेनी है, दूसरा लेना है इस शूट की जो लेंथ है 18 इंच होनी चाहिए, 1.5 फीट होना चाहिए। दूसरा,
इसमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 3 बर्ड होनी चाहिए एटलीस्ट, और साइड की जो ब्राउन कलर की। मुझे लगता है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इसमें तो। बिल्कुल ठीक है सर। जी जी। एक और चीज कर सकते हैं आप, जो कि इस सीजन में होता है, क्योंकि जो पीच का जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, वो ग्राफ्टेड होता है। ग्राफ्टेड भी होता है और बडेड भी हो सकता है। तो उसको एटलीस्ट आप 1.5 to 2 फीट हाइट तक कोई भी आपको ब्रांच अलाउ नहीं करनी चाहिए। यदि नीचे से कोई भी शूट निकल रहा है ना, उसको निकाल के अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो रूट स्टॉक उससे कुछ नहीं, उसमें fruit नहीं मिलेगा। ठीक है ना? दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, अनम्यूट करना पड़ेगा फिर किसी। हाँ मैंने कर दिया, उनको म्यूट कर दिया। जी जी हाँ, म्यूट सॉरी। दूसरा और एक पीच में क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस टूट जाती है क्योंकि डेलिकेट होते हैं, उनको भी निकाल के आपको फेंकना है। अभी बीमारी जिसमें लगी उनको भी निकाल के साइड में कर देना है। और इसमें हमें जो सिलेंडर जो है, यानी कि राउंड कलर की जो ब्रांच है, केवल उसी को रखना है। और तो फास्ट ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स, यानी जो फास्ट ग्रो कर रही है, उनको भी हमें कम कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम पीच की प्रूनिंग करते हैं। और पीच में जनरली ये ओपन सेंटर जो है ना, ये सेंटर है, ये जो दो पौधे, एक तो बिफोर प्रूनिंग ये वाला जो पौधा है, दूसरा है आफ्टर प्रूनिंग। तो इसमें क्योंकि लाइट की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए सेंटर से उसको पूरा ओपन रखते हैं। जबकि हम यहाँ क्या देखते हैं अपने, क्योंकि पीच में तो प्रूनिंग करते नहीं है, इसीलिए उसको एज से छोड़ देता है, तो इस तरह जैसे फर्स्ट प्लांट है इसी की तरह रह जाता है। लेकिन पीच में अच्छी फ्रूटिंग के लिए हमें सेंटर से पूरा ओपन रखना है, जिससे पूरी लाइट है ना चारों तरफ इसकी ब्रांचेस पे जाए, और उसमें फ्रूटिंग बर्ड्स उसकी अच्छी तरह से बन सकते हैं। इस तरह से हम पीच की प्रूनिंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये पीच का हो गया। अब हम बात करते हैं नींबू के बारे में, और नींबू वर्गीय जो फल है उसके बारे में, क्योंकि ये भी फल ऐसा है जो कि हर घर घर में मिल जाता है, और हर घर घर में ही मुझे लगता है हर पौधे में किसी न किसी तरह की समस्याएं आप लोग देखते रहते हो। अब ये जो सीजन है हमारा, जो कि दिसंबर अभी चल रहा है, दिसंबर जनवरी फरवरी, 3 मंथ में 3 हाँ है एक्स्ट्रा, तुम ले लो आपके नाम पे ये एक्स्ट्रा है। अच्छा थोड़ी सी दे दे। कुछ और अनम्यूट करना पड़ेगा। हमें कर म्यूट कर कर दिया सर जी। तो अभी ये हमारे 3 मंथ्स हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी। इसमें हम, क्योंकि ये तो आप लोगों की मुझे लगता है हर किसी के घर में है, तो इसमें सारी समस्या आती रहती है, तो सभी के काम की चीज है। तो आप कर क्या क्या कह सकते हैं, एक तो जैसे इस तरह से फलों पर कभी कभी धब्बे आ जाते हैं, तो पत्ती उप आ जाते हैं। वैसे तो इसका ज्यादातर कुछ रोकथाम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो रोकथाम है, एक तो एंटीबायोटिक जैसे होते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, वो आप कर सकते हैं, या ब्लाइटॉक्स का कर सकते हैं, इस पे 2-3 छिड़काव। और नीम का केक का जो आपका घोल है, जो कि 1 किलो नीम केक को लेकर के 20 लीटर पानी में आप ले लीजिए। तो उसमें इसका तो और भी फायदे हैं, ये जो आपका कैंकर है, कैंकर ही कैंकर नहीं, और भी जो बीमारी आती है जैसे पाउडर मिल जाती है, वो बहुत सारी बीमारियों की भी रोकथाम करता है। तो यदि ये बीमारी आती है, तो आप एक नीम का जो केक है उसको आप घोल बना करके आप कर दीजिए। क्योंकि आप लोगों को भी, सबको ये है कि क्योंकि आप लोग किचन गार्डन है, तो आप ऑर्गेनिक में ही विश्वास रखते हैं, और वही फायदे की चीजें हम सब लोगों को, तो आप नीम केक में आप जाते हैं, और उसको जब भी चाहे करें आप। इवन बीच बीच में आप नीम केक का तो स्प्रे बीच बीच में ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपको बीमारी दिखती है नहीं दिखती है, जिससे कि उसमें अपने आप जो रोग रोधी क्षमताएं हैं, उनको उनकी जो आपको अपने आप ही पौधे में आ जाएंगी, और बीमारी से लड़ने की क्षमता भी उसमें आ सकती है। अब जो नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है, उसमें क्या करते हैं, देखिए ये 2 मैंने पिक्चर आप दोनों ये आप लोगों के लिए दिखाया है। मुझे लगता है ये भी हर किसी नींबू के पौधे में आप लोगों को देखने को मिलता है, हल्का हल्का जिसमें कि गम निकलता है, गोंद निकलता है हल्का सा, कहीं कहीं क्रैकिंग भी हो जाती है, कभी कभी ब्लैक हो जाती है, और कभी उसका जो बार्क है ना, बार्क ये वाला जो छिलका है, वो भी निकल करके बाहर आना शुरू। तो ये एक बीमारी है, उसको बोलते हैं फाइटोफथोरा, जो कि फंगस से होती है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, एक तो जहां से भी ये गम निकलता है, गोंद निकलता है, उसको खुरच देना चाहिए आपको, जैसे खुरपी है ना, उसको लेकर के खुरच दो। पहले तो आप हल्की थोड़ी सी इसकी जो छाल है उसको भी खुरच लीजिए। उसके बाद में बोर्डेक्स पेस्ट
बोर्डेक्स पेंट आता है, तो उसको आप पूरे की पूरे तरह जहां तक भी ये है पूरा आपको उसको व्हाइट वॉश कर। यदि आपको बोर्डेक्स पेस्ट नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तो आपको हर जगह मिल जाएगा, COC जिसको बोलते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका आप पेंट बनाइए। पेंट बना करके पूरा की जो आपका इसका मेन स्टेम है उसको आपको व्हाइट वॉश कर, इससे ये बीमारी की रोकथाम आपको आसानी से। दूसरी समस्या और कभी कभी देखिए, जैसे छोटे छोटे होल्स मिल जाते हैं आपको सिट्रस के ट्रीज में, ये क्या है, ये कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं ट्रंक बोरर, यानी कि उसमें अंदर होल करके अंदर चला जाता है तो अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि जो आपका नींबू का पौधा है कुछ दिनों के बाद मर जाता है। तो यदि आप देखते हैं उसको नजदीक जैसे जाके देखिए, उसका मेन ट्रंक में देखिए, यदि आपको छोटे छोटे होल्स नजर आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये हमारा ट्रंक बोरर है जो कि अंदर जा चुका है। अब इसका इलाज के लिए क्या है, बहुत ही आसान तरीका है। करना क्या है, पेट्रोल आपको हर किसी के घर में मिल जाएगा। पेट्रोल को इन सारे जो छेद हैं उसको आप इंजेक्शन से या हाँ सिरिंज लेकर के उन सारे इनको भर दीजिए और ऊपर से आप कॉटन लगा दीजिए और मिट्टी लगा दीजिए, तो जो जहां भी उसका जो कीड़ा है अंदर है वो सारा मर जाएगा, जिससे आप अपने पौधे को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। अब दूसरी और जो एक्टिविटी है जो नींबू और नींबू वर्गीय जो फलों में, कि ये जो समय है आपका जनवरी का अगले महीने का, उसमें आप हर पौधे में आप गोबर का खाद दे सकते हैं। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आप गोबर का खाद दें, क्योंकि गोबर का खाद डालने के बाद ये बताया जाता है कि आपको गुड़ाई करनी है, यानी कि मिट्टी में उसको मिलाना। तो कम से कम जो आपका मेन स्टेम है यहाँ से तकरीबन 30 सेंटीमीटर तक, यानी कि 1 फीट तक उसको मिट्टी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो उसकी जो जड़ें हैं उनको नुकसान पहुंचेगा और वही फिर बीमारी आने की संभावना है। इसीलिए चारों तरफ एक रिंग बना करके 30 सेंटीमीटर दूरी पर आप गोबर का खाद डालिए और पूरी मिट्टी में उसको मिक्स कर, ठीक है। इसी के साथ में ही वैसे तो नींबू वर्गीय फलों में कोई प्रूनिंग और इन सारी चीजों की नहीं सलाह दी जाती है, लेकिन हाँ थोड़ी इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे एक तो जो कि उनकी कुछ ब्रांचेज हैं सूख गई हैं, मर गई हैं, और या जो क्रिस्कोस यानी कि एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई है, ऐसी ब्रांचेज को हमें निकाल देना चाहिए जिससे कि छाया कम से कम रहे और जो सनलाइट है आपके जो पौधा है उसके अंदर तक पहुंचनी चाहिए। ये तो सारे फलों के लिए कि सनलाइट आपकी पौधे में अंदर जानी चाहिए, उससे क्या होता है एयर सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है, बीमारियां काफी कम लगती हैं। दूसरा भी यदि जब छिड़काव करेंगे तो वो आपको स्पेस मिल जाएगा, आपका जो स्प्रे है अंदर तक चला जाएगा। तो इस तरह से इसमें लाइट ट्यूनिंग कर सकते हैं। अब यदि आप लाइट ट्यूनिंग करते हैं तो उसके बाद आपका छिड़काव भी करना बहुत जरूरी है, जो कि जैसे ऊपर मैंने बताया ना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो उसका तो वहां तो आपको पेंट लगाना था, बहुत उसको क्या कहते हैं ना थिक कंसिस्टेंसी में लगाना, वो तो होता है पेंट। और यदि उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके लगाएंगे तो वो स्प्रे के लिए काम। अच्छा आपको ये वाला स्लाइड दिख रहा होगा, मुझे लगता है फरवरी मंथ वाला। बिल्कुल दिख रहा है सर। ओके वंडरफुल। तो हम अब नेक्स्ट मंथ आपका क्या आएगा, क्योंकि मैंने आप देखा कि भाई हो सकता है मान लो 2-3 महीने तक आपको कोई मीटिंग नहीं हो, तो मुझे लगा कि शायद आपको फरवरी तक मैं आपको बता दूं इन सारी चीजों के लिए, जिससे कि आप अपने पौधे में इन सारी एक्टिविटीज को कर सकें। तो फिर आपने देखा होगा कि कुछ और भी कीड़े हैं जो कि नींबू में ज्यादातर आप सभी ने देखे होंगे। उसमें एक तो होता है लीफ माइनर, माइनर यानी कि माइंस बना देता है, जैसे टनल्स नहीं बनाते हैं, ये वाले इधर देखिए, ये लीफ है, इसमें छोटी छोटी टनल्स आपको नजर आएंगी, बहुत सारी टनल्स आती है पत्तियों में दिखती हैं और उससे पत्तियां मुड़ जाती हैं। मुड़ने से क्या है फिर पौधे जो लीव्स का जो फोटोसिंथेसिस है, फूड प्रोडक्शन का जो उसका सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्लांट उसको जो आपका फ्रूट है उसको अच्छी तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। एक तो ये लीफ माइनर कीड़ा होता है, दूसरा ये एफिड छोटा छोटा कीड़ा ये भी आ जाता है, जैसे आपका फरवरी से टेम्परेचर राइज होता है ये एफिड आ जाता है। और तीसरा होता है सिट्रस बटरफ्लाई होती है, ये बाद में फिर वो क्या कहते हैं तितली बन जाती है बड़े होने के बाद में। तो ये 3 तरह के कीड़े आते हैं। अब इनकी रोकथाम के लिए एक दवा जो कि अभी ऑर्गेनिक खेती में भी उसको अभी एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये स्पिनोसाइड के नाम से आती है बाजार। स्पिनोसाइड को आप
क्योंकि आपके पास तो 2-3 पौधे होंगे, तो उसमें क्या करेंगे आप 3 ml लीजिए, उसको 10 लीटर पानी में घोल बना लीजिए। 3 से 4 ml आप 10 लीटर पानी में घोल करके एक सॉल्यूशन बना के पूरे पौधे पे स्प्रे कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा आपको पौधे को। और भी जो भी उसमें कीड़े लगे हुए हैं उनसे भी आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं बढ़िया से। तीसरा, अब फर्स्ट जो जनवरी के महीने में तो हमने आपका गोबर का खाद डाल दिया था। दूसरा, अब फरवरी के महीने, दूसरा यानी कि फूल आने से पहले आपको ये जो और भी जो खाद जो पौधे में देते हैं उनको देने की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि फूल आते ही जो पौधा है बहुत उसको खाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस टाइम पर फरवरी के माह में फूल आने से पहले 300 ग्राम नाइट्रोजन, कम से कम जो पौधा 5 साल का हो जाए उसके मैं बता रहा हूँ आपको ये, 300 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटाश। अब जो नाइट्रोजन है इसको आधा कर दीजिए पहले फरवरी में, तकरीबन 150 ग्राम नाइट्रोजन डाल दीजिए और 200 ग्राम पूरा फास्फोरस डालना है, 300 ग्राम पोटाश डालना है, सारा की सारा। और ये आपको डालना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कि गोबर का खाद के लिए बताना है कि 30 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए आपका मेन स्टेम से। इन सारे खाद को मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे कि आपका जो उसकी पौधे की बढ़वार है, फूल है, फ्रूट सेट है, फ्रूट डेवलपमेंट है, उसको वो सहन करे। और दूसरा, उसके बाद में एक समस्या और आती है इस नींबू वर्गीय फलों में कि कभी कभी, ये तो वैसे बहुत कम आती है, लेकिन यदि आती है तो सफेद रंग का पाउडर जैसा फलों पर या पत्तियों पर दोनों पर दिखाई देता है। उसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू, यानी कि पाउडर जैसा आता है, सफेद रंग का ये आता है, तो उसमें आप कैराथेन का एक स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत कॉमन सी समस्या है नींबू वर्गीय फलों में, जहाँ भी होता है, जब भी आप लोग जैसे कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि साइड से बहुत सारे शूट्स निकल के आ जाते हैं, ये देखिए बहुत शार्प शार्प से, और ये है ना फ्लैट स्टेम होते हैं, राउंड नहीं होते ये वाले जो स्टेम। तो इसीलिए इनको अलाउ नहीं करना चाहिए। कम से कम जो मेन स्टेम है आपका, कम से कम 1 मीटर तक पूरा उसको सिंगल स्टेम रखना चाहिए। बीच में यदि कोई भी पौधे में छोटे छोटे स्टेम आते हैं, तो जैसे छोटा वो ये शूट निकलता है, उसको इमीडिएटली हाथ से आप हटाएं। बड़ा होने पर यदि आप हटाएंगे तो उसको जो मेन स्टेम है वो घाव बन जाएगा, और फिर यदि वहाँ बीमारी भी आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए आपको देखते रहना चाहिए कि आपके मेन स्टेम पर कोई छोटे स्टेम तो नहीं निकल रहे जो शार्प है, उनको बार बार आपको निकालते रहना पड़ेगा, देखते रहना। इसी तरह से जब आप प्रूनिंग करते हैं, चाहे ऊपर करें नीचे करें, तो शार्प कट वाले जो भी शूट निकलते हैं, जैसे मान लो आपको शूट कभी रखना है, तो उसमें आप जो भी सिलेक्टेड शूट्स हैं 8 से 10 शूट रखें और बाकी के सबको निकाल। इस तरह से जो आपका जो नींबू का पौधा है, आप उसकी देखभाल कर सकते हैं और पौधे की अच्छी तरह से करके आप बहुत बढ़िया तरह से उनके फलों की खेत ले सकते हैं। दूसरा, मैं यानी कि थोड़ा पानी के बारे में बताना चाहूंगा कि जो नींबू वर्गीय जो फल है उसमें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें कि जो आपका जो मेन स्टेम है जो नींबू का, और नींबू वर्गीय जो फल है, चाहे मौसम्बी हो कुछ भी हो, जो मेन स्टेम है उस तक जो पानी है ना रुकना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, जो उसका मेन स्टेम का जो बार्क है, जो छिलका है, वो वहां से उसकी रोटिंग शुरू हो जाती है, सड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए जो मेन स्टेम है उस पर थोड़ी सी मिट्टी ऊंची करके लगा दीजिए। पानी जब आप देंगे तो जो उसका मेन स्टेम है उस तक पानी नहीं रुके। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जब फूल आते हैं, फूल आने से तकरीबन 8 से 10 दिन पहले ही आपको पानी को बिल्कुल रोक देना चाहिए। फूलों के टाइम तो बिल्कुल भी पानी को नहीं देना है, अदरवाइज तो आपका क्या होगा, जो फूल जो भी आएंगे सारे गिर जाए। और इवन जब फल पकते हैं, फल पकने से पहले भी कम से कम 2 सप्ताह पहले पूरे पानी को रोक देना है, जिससे कि आपके जो फल है वो पक जाए, जिसमें खटास है, जो मिठास है, जो भी जिस फलों में जरूरत होती है उनकी भरपूर मात्रा का स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। और अक्टूबर नवंबर में जो कि विंटर सीजन होता है, इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो बिल्कुल कम कर देना चाहिए। आजकल भी बहुत ही कम कर देना चाहिए, बिल्कुल मत दीजिए आप। मैं तो कहता हूँ 15 से 20 दिन में आप पानी दीजिए। हाँ, गमले वहां आप जरूर ध्यान रखिए कि पत्ती मुरझाएंगी। और स्पेशली जब जैसे कि आपका फ्रॉस्ट होता है, जब आपका पाला पड़ता है, उस टाइम में थोड़ा सा आप स्प्रिंकल कर दीजिए पानी को, जिससे कि आपका जो पौधा है वो मरे नहीं जाए।
तो इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों ने बड़े बहुत ही पेशेंसली मेरे इस लेक्चर को सुना और मुझे आज मौका दिया है आप सब लोगों से जुड़ने के लिए। और जो भी आपके प्रश्न हैं, चाहे वो अंगूर के बारे में हो, आड़ू के बारे में हो और नींबू वर्गीय फल हो, मुझे बड़ी खुशी होगा कि यदि कुछ आप लोगों के प्रश्न हैं जिनको कि मैं आपका ठीक कर सकूं। जिनके भी मन में क्वेश्चन है वो अनम्यूट करके पूछ लें। जी सर, ये पेस्टिसाइड का नाम बताइए। इसमें नींबू के लिए, नींबू के लिए किस बीमारी के लिए मैम? स्पिनोसाइड कुछ बोला था आपने। हाँ, तो स्पिनोसाइड के नाम से ही मिलेगा मैम, स्पिनोसाइड। स्पिनोसाइड SPEEN नहीं, CID। SPI हाँ, SPINOSAD, स्पिनोसाइड। स्पिनोसाइड जी। SPINOSAD, ठीक है। उसका मैंने बताया था आपको 3 से 4 ml 10 लीटर पानी में, 3 से 4 ml 10 लीटर पानी में, 1 लीटर में नहीं, 10 लीटर पानी में। हाँ, ठीक है सर। जी जी, तो जब भी आपको जैसे और दूसरा आपने वो जो पेंट करने के लिए बताया, तो बोरेक्स बताया क्या? हाँ, मैंने बोर्डेक्स बताया, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बोर्डेक्स पेस्ट बनाने के लिए आपको लाइम चाहिए, लाइम पाउडर चाहिए और कॉपर सल्फेट चाहिए और पानी चाहिए और लिंसीड ऑयल चाहिए। तो वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के पास 1 किलो के पौधे हैं ना ये, तो बेटर तो ये है कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए, रेडीमेड बना हुआ था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, बाजार में मिल जाता है बड़ी आसानी से, रेडीमेड होता है। ठीक है मैम, और उसमें कोशिश कीजिए कि आप यदि अरंडिया तेल, कैस्टर ऑयल मिल जाता है तो उसमें थोड़ा सा आप डाल दें। कौन फिर सा से बोलिए सर एक बार। हाँ, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल। जी जी जी, ठीक है सर। और ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए क्या डालना था? कैराथिन, कैराथिन, पैराकिन। कैराथिन, ओके, कैराथिन। हाँ, KARATHANE, कैराथिन। ठीक है जी मैम। सर हमको ना बार-बार जब जी बोले बोले कुसुम बोलो। सर, गमले में जब गमले में नींबू पेड़ है तो उसमें 1 फीट की दूरी पे कैसे खाद जाए? हाँ, तो ऐसा है ना, आप कोशिश उसमें तो हल्का हल्का ही करना है, वैसे तो उसमें ज्यादा तो नहीं आपको, तो उसमें क्या करना है, हर साल तो उसको पौधे को निकाल के थोड़ा सा मिट्टी से चेंज करना पड़ेगा, रूट प्रूनिंग जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, एवरी ईयर करना पड़ेगा? हाँ, रूट आप जरा ग्रोथ देखना पड़ेगा, पॉट साइज के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे बड़ा पौधा है, बड़ा गमला है, तो कम से कम 3 साल के बाद एक बार कर दीजिए। बड़ा गमला है तो 3 साल के बाद एटलीस्ट उसमें रूट प्रूनिंग कर दीजिए। रूट प्रूनिंग करेंगे तो मिट्टी के साथ ही आप उसमें गोबर का खाद मिक्स कर दीजिए। अच्छा, तो रूट प्रूनिंग कौन से सीजन में करना है, कौन से में? हाँ, इसी सीजन में आप कर सकते हैं। एक तो इस सीजन में कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं? दूसरा हाँ हाँ कर सकते हैं, दिसंबर में? हाँ जी हाँ जी। ठंड से कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक जी। सर हम लोगों को बार-बार कहा जाता है कि नींबू में बहुत सारी खाद डालिए, जल्दी-जल्दी डालिए। हाँ जी। तो क्या ये सही है सर? हम तो साल में 2 बार ही डालते हैं। एक्चुअली देखिए, आप लोग दूसरे न्यूट्रिएंट तो डालते नहीं है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास होती है ना, तो चीज डालते नहीं है, है ना? हाँ। तो बेस्ट तो यही है कि जितना आपका, हाँ लेकिन तो ये बात मेरी पिक्चर कैसे है? एक्सेसिवली भी नहीं डालना है, बट थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको हो, गोबर का खाद डालने में कोई नुकसान भी नहीं है।
स्टिकीनेस, मिट्टी का स्टिकीनेस रहना चाहिए उसमें, यानी कि स्टेम का जो है ना फर्मनेस बना रहना चाहिए उस मिट्टी में, जिससे आपका पौधा गिरे नहीं। ज्यादा एफआईएम नहीं होना चाहिए, ज्यादा एफआईएम होने से क्या होगा, ड्राई अप जल्दी हो जाएगा आपका वो मिट्टी। तो आपका जो स्टेम है फर्म रहना चाहिए आपका, इतना ही आप उसमें डालिए। वैसे कोई भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है एफआईएम की। गायत्री अपने आप को अनम्यूट। हाँ, लेकिन कम से कम आप मिट्टी के अकॉर्डिंगली 25% आप एफआईएम डाल सकते। जैसे 75% आपका उसका मिट्टी हो गया है, 25% आप एफआईएम डाल सकते। और वो तो जो एफआईएम है वो तो फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके सारे न्यूट्रिएंट ले जाते हैं, ऑर्गेनिक जो कंटेंट वो भी कन्वर्ट होकर के नाइट्रोजन करके पौधा ले लेता है, वो कन्वर्ट होता रहता है। I have a question. जी मैम, ये जब आपने बताया रीपॉट करना है लेमन प्लांट को, तो जब हमने गोबर की खाद साथ में मिक्स करनी है तो कुछ एंटी फंगस जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह मिक्स कर दें उसमें, उसी में? बिल्कुल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, उसके अलावा माय पॉइंट इज, मेरा है ग्राफ्टेड लेमन प्लांट है, इट इज विथ मी फॉर 4 years नाउ, और अभी वो 14 इंच के गमले में है। फ्लावरिंग बहुत होती है, कुछ फ्लावरिंग मैं हटा देती हूँ टू गेट अ बेटर साइज ऑफ द लेमन, पर फिर भी लेमन का साइज बहुत अच्छा नहीं है। तो दिस ईयर आई एम प्लानिंग टू रीपॉट इट। तो नॉर्मली इट इज सेट कि 2 इंच बड़ा गमला लेना चाहिए, तो आई वाज थिंकिंग वो जैसे 200 लीटर के बैरल आते हैं उसमें उसको रीपॉट कर दूं। बिल्कुल, आपका जो गमला 14 इंच आप बता रहे हैं ना, उसको डबल कर दीजिए, आप 28 कर दीजिए, क्योंकि आपका 4 to 5 ईयर ओल्ड है, उसको पूरा ओके, सब कुछ चाहिए, बायोमास चाहिए पूरे। और उसके अच्छा, जो दूसरी नहीं मिलते हैं। नहीं, क्या आपने क्या बताया बायोमास के लिए? मैं कह रहा हूँ कि उसको न्यूट्रिएंट प्रॉपर्ली नहीं मिलते 14 इंच का जो गमला है उससे, क्योंकि सॉइल मास बहुत छोटा है उसका, रूट्स का मुझे लगता है उसमें बहुत नेटिंग अब हो गया है, नीचे रूट्स ही रूट्स का एक मास बन गया हो। तो इसीलिए आप कीजिए कि उसको डबल कर दीजिए साइज, जैसे आपने बैरल बताया ना, बैरल इज बेस्ट। तो जब रीपॉट करूंगी तो उसकी रूट्स को भी प्रून करूं थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल, आप देखिए, यदि उसको देखिए आप रूट्स उसके लिए नेटिंग हो चुका है ना, पूरा की पूरा जाल जैसा बन चुका है, तो बिल्कुल प्रूनिंग कर दीजिए चारों तरफ से, थोड़ा थोड़ा बीच में काट दीजिए। एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने सजेस्ट किया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश हमने ऐड करना है, तो जब मैं रीपॉट करूंगी तो नॉर्मली रीपॉट आई वाज प्लानिंग टू डू इट इन February, थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा वो ठीक होता है, तो उस टाइम में साथ के साथ डाल दूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश? हाँ, आप उसमें जैसे आप रिपोर्ट करेंगे ना, आप उस मिट्टी में मिक्स कर दीजिए पूरे में, भरते तो हुए। normally what do you suggest to add for phosphorus, potash and nitrogen? Though I know gobar and vermicompost nitrogen rich है, phosphorus, potash, मतलब what particular खाद you suggest? आप ऐसे है ना, यदि आपको डीएपी मिल जाता है, डीएपी, DAP? हाँ हाँ हाँ, हाँ, डीएपी आपको इसमें कम से कम, क्योंकि आपका पॉट है ना, तो उसमें आपको 100 ग्राम डाल दें। प्लांट और जलेगा तो नहीं? नहीं चलेगा, आप बैरल की बात करें, बैरल की बात करें, यदि आप बैरल में उसको बैरल में? हाँ, तो आप 100 ग्राम में नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बस केवल आपको डीएपी डालना है, कुछ नहीं डालना है। और आपको 100 एफआईएम ग्राम? जो है, हाँ हाँ, 100 ग्राम, और केवल एफआईएम यूज कीजिए आप, नथिंग एट ऑल, क्योंकि पॉट्स के लिए हम ज्यादा ऑप्शन नहीं दे सकते, नाइट्रोजन भी नहीं बोल सकते हम, न यूरिया के लिए रिकमेंड कर सकते हैं, हमारा सॉइल मास बहुत छोटा है। नहीं, पर what is FIM? एफआईएम गोबर का खाद है। अच्छा, गोबर का खाद। हाँ, अच्छा, लेकिन मैं कुछ भी उसमें DAP वगैरह ऑर्गेनिक ही उसको रख रही हूँ अभी तक, तो DAP अगर मैं नहीं डालना चाहूँ तो और क्या हो सकता है? बिल्कुल मत डालिए आप, ये जो आपका गोबर का खाद है सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। लेकिन गायत्री जी आपको अभी रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर फरवरी में तो फूल आएगा ना।
पर फिर अभी बहुत ठंडा नहीं है, माय प्लांट मे गेट डैमेज। पर सर ने बोला कि नहीं होगा, बिल्कुल डैमेज नहीं होगा नहीं मैम, होगा। नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर मैं उसको, अच्छा अगर मैं कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके और लगा दूं तो इट्स ओके कि नहीं? सॉइल इज अ मस्ट। कोकोपीट और वर्मी वर्मीकुलाइट। कंपोस्ट, हाँ सर जी, कोकोपीट नहीं के नॉट लिए मना कर रहे वर्मीक्यूलाइट, हैं। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। वर्मीकम्पोस्ट थोड़ा डाल सकते हैं, बट FIM, जैसे FIM आप डालिए एटलीस्ट 80%, 20% में आप रिमेनिंग कुछ भी ऐड कीजिए। मतलब ज्यादा उसमें हमें खाद में ही रखना है तो, और 20% कुछ भी का मतलब है सॉइल और कोकोपीट। हाँ हाँ, सर नहीं नहीं सर नहीं नहीं नहीं, इसमें वो नहीं बता रहा हूँ, वो नहीं बता रहा हूँ। सर मैं इसमें कुछ बोलना चाहती हूँ। आप बोलिए, आप बोलिए। पूर्णिमा जी बार बार ये बात उठा रही हैं क्योंकि हम सी के पास नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे एरिया में कोकोपीट फायदा नहीं करता है, नुकसान कर देता है। उसकी जगह आप लकड़ी का बुरादा यूज करिए, ऐसा कह रही हैं पूर्णिमा जी बार बार, क्योंकि हम बार बार लेक्चर करवा रहे हैं। कह रहे हैं जहाँ कोस्टल एरिया है वहां पे कोकोपीट फायदा करती है, लेकिन दिल्ली से समुद्र बहुत दूर है, वहां पे आप लकड़ी का बुरादा यूज कर लीजिए, पर फिर भी मिट्टी तो थोड़ा चाहिए ही है। हेलो, हाँ, गायत्री आपने सुना? कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो आप? नहीं मैं तो नहीं, ये तो मैं रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दे रही कि ऐसा नहीं है, रादर जो आप कह रहे हैं ना लकड़ी का बूरा, उसमें कहते हैं फंगल इन्फेक्शन आने का डर होता है, तो मैंने नहीं अभी नहीं तक, नहीं, पूर्णिमा ने काफी बार अपने वीडियोस में कहा है कि हाँ, कोकोपीट आप लोग अवॉइड करिए, दिल्ली में कोकोपीट अवॉइड करिए, अगर आप गोवा में रहेंगे तो कोकोपीट यूज करिए। पर ऐसा है नुकसान चलो कुछ इसमें नहीं है बहस नहीं करेंगे, बेसिकली। बाकी हाँ लोगों हाँ, को टेस्ट होता है, ठीक है। नेचुरली, लेकिन मेरा अभी ये पॉइंट थोड़ा मुझे क्लियर नहीं हुआ कि मुझे क्या सॉइल मिक्स में, जैसा इन्होंने आपने सजेस्ट किया 80% गोबर की खाद और 20% क्या मतलब मिट्टी सॉइल, लीजिए ना, हाँ, मिट्टी सुनिए, लीजिए ना। मैं हाँ मैं आपको क्लियर मिट्टी, करना चाहूंगा मैम, क्या हाँ मेरा पर्पस दूसरा था बोलने का। 80% मैं बोल रहा हूँ, यानी कि 80% टाइम प्लस रिमेनिंग, वो तो मैं फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, मीन्स स्टोर ऑफ फर्टिलाइजर, मिट्टी तो यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। यदि हम मिट्टी का रेशियो लेते हैं तो एक एटलीस्ट हमारा 70% मिट्टी होगा, ओके, 25% में FIO में होगा, और हाँ 5% हाँ, आपका जैसे कोकोपीट है कुछ। ओके ओके ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच, 5% थैंक remaining, यू, 25% FIM, then 70%. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। और कोई किसी का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो? सर 70% मिट्टी, 25% FIM और 5% क्या डालते हैं? 5% में आप जैसे वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं, कोकोपीट डाल रहे हैं, या कुछ भी डालना चाहें ओके ओके ओके। जी जी। सर वैसे हम लोग बढ़िया पॉच की जो मिट्टी बना रहे हैं आजकल, उसमें सर हम लोग जो आजकल पॉट्स की मिट्टी बना रहे हैं उसमें ज्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मतलब 30% ही मिट्टी रहने देते हैं, 25 मतलब उसमें 25% अपने घर की किचन वेस्ट डाल देते हैं, 25% गोबर खाद डाल देते हैं, 25% हम पत्ती खाद डाल देते हैं। उससे क्योंकि हमारे पॉट्स है ना सर, तो उनको अच्छी मतलब खुराक मिल जाती है और अच्छा प्रोड्यूस आने लगा है, और सूखे पत्ते भी खूब डाल देते हैं सर, तो अच्छा प्रोड्यूस आने लगा है सर आपका। तो ये पॉट्स में हाँ, पॉट्स में ना सर थोड़ा पेड़ को कुछ ज्यादा मिल नहीं पाता है असल में, तो इसी मिट्टी में से खींचता है वो। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि तो फील्ड में तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरे न्यूट्रिएंट देते हैं, जैसे कि हमने प्योर नाइट्रोजन दे दिया, फास्फोरस दे दिया, पोटेश दे दिया,
तो वहां से न्यूट्रिएंट हमें मिल जाता है। लेकिन पॉट्स में हम लोग कुछ एडिशनल नहीं देते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है FIM इंक्रीज करने से आपको फायदा मिल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग एडिशनली सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ जी सर। तो देख सकते हैं, पर बट सर बेसिकली इसमें खाद है ना, इसमें जी। खाद ही खाद है, मिट्टी तो 25% ही है। बट सर इसमें खाद ही खाद हो गई ना, मिट्टी तो 25% रह, बाकी सब तो खाद ही है। पत्ते से खाद बनेगी, कंपोस्ट भी है, फार्म यार्ड मैन्योर भी है, सब खाद ही खाद तो मिल रही है, उसको अच्छा नरिशमेंट मिलता है। जी वैसे तो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 60% तक मिट्टी होना ही चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक और है यदि सर। आपको रिजल्ट मिलता है, you can हाँ whatever ठीक है it is। सर। हाँ, हाँ ठीक। क्योंकि पॉट्स भी मैंने कहा, कोई शैलो पॉट है, कोई ब्रॉड पॉट है, किस तरह से वो आपका जो प्लांट है उसका बिहेवियर है, कोई रूफ टॉप पर है, कोई आपका जैसे शेड में है, तो वो कभी कभी वो हो जाता है। ठीक है सर। जी। और सर ये ग्रेप वाइन के अंदर मैन्योर नहीं बताया। मैंने आप यही सीजन है, आप इसी में सीजन में डाल दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, नो डाउट। आज कल में ही 10-15 दिन में आप गोबर का खाद डाल दीजिए, सीजन वही है। आने से पहले जब फ्लावरिंग होगा ना, उसका मार्च में फ्लावरिंग होगा, तो फरवरी तक आपको, चाहे आपको FIM डालना हो, सेम टेक्निक है, कोई को हो प्रॉब्लम। रहा है। हाँ, और थोड़ा 2-3 सा लोगों ने अनम्यूट किया है, उसकी वजह सुबह मैंने म्यूट कर दिया है। जी मैम। तो आप तो सर अब पता नहीं क्यों वीक हो रहा था अभी काफी ज्यादा। हाँ सर, मैं कर रही थी तो म्यूट कर दे रही हूँ। हाँ हेलो, बोलिए सर, अभी ठीक है। हाँ, अभी गोबर मैं बताना चाह रहा था, अंगूर के लिए आपने पूछा, आप जनवरी के मंथ में आप कभी भी गोबर का खाद, और उसके यानी कि बाद में आप कम से कम फरवरी में आप उसको, यदि आप DAP डालेंगे तो आप DAP डाल दीजिए जरूर से। जिसने और भी अगर नहीं डालना हो तो DAP हाँ DAP डालेंगे तो वैसे कोई नुकसान नहीं है, मैं डाल सकता है। यदि आपका अच्छा। किचन गार्डनिंग है ना, तो यदि सॉइल में आपको लगा हुआ है नीचे हाँ पौधा, तो वहां डाल देना चाहिए, उसमें कोई उसका नुकसान नहीं है, इसके कोई रेजिड्यूल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई उसका रेजिड्यूअल टॉक्सिसिटीज है, ये पेस्टिसाइड नहीं है एटलीस्ट ये जी। तो ये वो 100 ग्राम डाल मेरा क्यारी में लगा हुआ है, क्यारी में है ग्रेप वाइन, तो 100 ग्राम डाल दो उसमें। हाँ हाँ, आप डाल दीजिए, 100 ग्राम डाल। कितना बड़ा पौधा है आपका अंगूर का? अभी तो लास्ट ईयर तो आप था, 1 ही साल का है। हाँ, तो आप डाल भी दीजिए, मत भी डालिए, छोटा ही पौधा होगा अभी तो ना आपका, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। मत डालिए, केवल आप उसको गोबर का खाद डालिए, कुछ भी मत डालिए। खाली गोबर खाद। जी बिल्कुल, 15 से 20 ठीक किलो आप खाद डाल दीजिए एक पौधे में। ठीक जी मैम, ठीक है मैम। बाकी कोई लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? भटनागर जी, हाँ सर, अनम्यूट करके पूछिए। हाँ, वर्मा साहब ये बताइए कि कंटेनर में जो ग्रेप्स लगाने हैं उसमें ब्रांचिंग कब तक अलाउ नहीं करनी है अपन को, या इसको मतलब ब्रांचेस हटानी है, सिंगल स्टेप कब तक रखना है? जी ये सबसे पहले आपका डिपेंड करेगा सर, पॉट का साइज क्या है। पॉट का जैसे साइज मेरा 20 इंच है, और मेरा प्लांट हो गया करीब 1.5-2 साल का, कटिंग से रेज किया हुआ है मैंने। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, ये वैसे तो अंगूर के पौधे कटिंग से ही बनाते हैं, जो मेजर हाँ उसका जो है प्रोपगेशन मेथड है। हाँ आपने बताया तकरीबन 20 इंचेस। हाँ हाँ, तो 20 इंचेस मीन्स आप 20 to 30 इंचेस ही उसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं। हाँ, ब्रांचिंग मेरे ख्याल से 50 सेंटीमीटर तक अलाउ नहीं करनी है मेरे को। ब्रांचिंग आप कम से कम इसको लेके चलिए 15 सेंटीमीटर, हाँ, जो आपका बेस है वहां से 15 सेंटीमीटर पूरा क्लीन। 50 50 50
50 सेंटीमीटर? नहीं, 15। अच्छा, तो बहुत छोटा होगा। हाँ ठीक हाँ, है। आपका गमला भी बहुत छोटा है सर, 20 इंच है केवल। हाँ, क्योंकि उसको मैंने ऊपर उसके मचान बनाई है जो करीब 8 फीट ऊंची है, उसके ऊपर मैंने उसको ट्रेल कर दिया है। कर तो दिया, लेकिन आपको तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा सर? नहीं वो, फूड तो जो आपका 20 इंचेस का जो साइज केवल पॉट है, जो सॉइल में आपका फूड होगा वही उसको मिलेगा केवल। हाँ पॉट बड़ा कर दीजिए। हाँ, तो पॉट बड़ा करेंगे और हाँ, पॉट को आप बड़ा कर दीजिए अभी इसी सीजन में, इमीडिएटली कर दीजिए आप, ठीक है ना? ठीक है। तो आप उसको 5 फीट भी लेकर जाइए, 6 फीट भी लेकर जाइए, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। ओके। हाँ अच्छा, आप मैं अच्छा इसमें ये जो सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं फास्फोरस और पोटेशियम के, हाँ या जी, जो सागरिका वगैरह जो है जो वो भी यूजफुल रहेंगे रूटिंग हाँ में? हाँ वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोल्यूबल जैसे, फर्टिलाइजर्स आपको अभी नहीं, लेकिन नहीं अभी जब नहीं, आप फ्रूट सेट के बाद, फरवरी। हाँ हाँ, या मार्च के बाद, मार्च के अप्रैल में डालना, अप्रैल ओके, मई जून, जो फॉलियोज आ जाएगा तब। जब फॉली आ जाएगा जो। जी जी, ठीक है, थैंक यू। ओके जी। और कोई क्वेश्चन? कोई और कुछ पूछना चाहता है? और शुड और बी किसी का क्वेश्चन बाद में हो तो पर्सनली मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैम को आप बता सकते हैं। तो मान लो कोई भी, चाहे आपके पास में आड़ू हो, इवन मेरे ख्याल में पियर भी किसी के पास होगा, नाशपाती भी होगा, है ना? हाँ, तो उसमें भी आप, नाशपाती में जनरली 2 से 3 साल पुराने शूट को हमें रखते हैं, वो ठीक चीज है को सर। ध्यान रखना। हमारी तो आप लोग भी आजकल गूगल पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, उनको आप लोग देख लीजिए, और किस तरह से कटिंग कर सकते हैं वो आपके एकदम पाम पे रहता है, मोबाइल आपके पास रहता है, गूगल आपके सामने है। कोई भी क्वेरी, यदि कोई क्लियर नहीं होता तो then आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू। आपका सपोर्ट हमारे साथ 10 सालों से चल रहा है हमारी यूनिट के साथ, और इतने सारे आपने हमें पेड़ दिए और अभी भी हम आपको इतना तंग करते रहते हैं, तो बहुत खुशियां दी है आपने हमको। हैं। I am feeling proud that I am associated with you, a great organization. You are maintaining it. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, सो मच। And मैं thank इसके, you. जी जी। आप बोलिए सर। हाँ, and from my side also, thank you one and all, and I have a great gratitude for you all the respected members of your kitchen gardening association. थैंक यू सो मच सर। हम लोग जल्दी आपके पूसा इंस्टीट्यूट पे आते हैं, अगर कोरोना नहीं होता तो हमेशा की तरह वहीं पे बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग में जल्दी सबसे शेयर करूंगी। Okay, sir. थैंक यू। Okay, ji, bye bye. Bye. One and all. Okay. थैंक यू।